नमस्कार। आज हम आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा करेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ उस समय हुआ जबकि रीति कविता का कानन उजड़ चुका था और रीति काल के कवियों का कंठ नीरस और अवरुद्ध सा हो गया था। अर्थात रीति काल के समापन के बाद 1850 से हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। इसके पूर्व रीतिकाल की कविताएं लिखी जाती थी। पश्चिमी सभ्यता के संपर्क से हमारे यहाँ नई चेतना का उदय हुआ। फलस्वरूप विचारधारा में भी परिवर्तन आता है। नवजागरण ने समाज और साहित्य दोनों में बदलाव उपस्थित किया था। किस प्रकार, उसके बारे में वीडियो मैं इसके पहले बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि आधुनिक काल, जो कि एक बहुत बड़ा काल है, सन 1850 से लेकर अब तक जिसकी सीमा मानी जाती है, उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है ताकि तदनुसार हम आधुनिक काल की प्रवृत्तियों को समझ सकें। तो आधुनिक काल के समय को हम कई युगों में या वादों में बांटते हैं। पहला है भारतेंदु युग सन 1850 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1918, कहीं कहीं 1920 भी मिलता है। छायावाद 1918 से 1936, कहीं कहीं 1920 से 1936, प्रगतिवाद 1936 से 1950, प्रयोगवाद 1950 से, और नई कविता उसके भी बाद से मानी जाती है। उसके पश्चात समकालीन कविता की चर्चा आती है। आधुनिक काल की विशेषता ये रही है कि उसको समझने के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम इस काल के बदलते हुए साहित्य को 4 चरण में बांटेंगे। पहला चरण भारतेंदु युग, दूसरा चरण द्विवेदी युग, तीसरा चरण छायावाद और चौथा चरण छायावाद उत्तर युग। इनकी प्रमुख विशेषताएं बताते हुए हम तत्पश्चात आधुनिक काल की सभी विशेषताओं को सम्मिलित करके उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग वस्तुतः संधि काल का युग है, क्योंकि पुरानी चेतना यहाँ समाप्त हो रही थी धीरे धीरे, और नई चेतना और नई परंपराओं की शुरुआत हमें यहाँ से दिखती है। हालांकि इस युग के साहित्य का उद्देश्य प्राचीन की रक्षा करते हुए आगे बढ़ना है, फिर भी हम प्राचीन की तुलना में नवीन की ओर झुकाव अधिक पाते हैं। कविता का क्षेत्र देखें तो वहाँ पर प्राचीन का मोह अधिक है, और गद्य का क्षेत्र देखें तो वहाँ पर आधुनिकता या अर्वाचीनता के प्रति मोह अधिक है। एक और विशेषता इस साहित्य की हमें मिलती है कि प्राचीन और नवीन के समन्वय के साथ साथ राजभक्ति, जो कि ब्रिटिश सत्ता के प्रति भक्ति थी, के साथ देशभक्ति का स्वर, जो अपनी मिट्टी और अपनी ज़मीन से जुड़ी हुई भक्ति धारा थी, उसका समन्वय हमें इस काल में दिखाई देता है। 1857 की क्रांति के बाद जब ब्रिटिश विक्टोरिया का शासन इस देश में आ जाता है, तो उसमें उनके लिए, विक्टोरिया के लिए जमकर प्रशस्तियाँ लिखी गईं और उनकी प्रशंसा में गीत लिखे गए, लेकिन साथ ही साथ देशभक्ति का स्वर भी वहाँ दिखाई देता है। जैसे एक कविता हम पढ़ते हैं भारतेंदु की। भारतेंदु लिखते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, पायधन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। एक लाइन में वो अंग्रेज राज के सुख की बात करते हैं, दूसरी ही पंक्ति में वो अपने देश से धन का विदेश चला जाना, उसका मातम मनाते हैं। इसीलिए हमें अधिकांश आलोचक भारतेंदु युग की कविता में राजभक्ति का भाव देखते हुए राष्ट्रीयता के प्रति संकालु होते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि धीरे धीरे भारतेंदु का झुकाव राजभक्ति से देशभक्ति की ओर होने लगा था। उनकी रचनाओं में इसके स्पष्ट लक्षण हमें दिखाई देते हैं। न सिर्फ भारतेंदु में, बल्कि भारतेंदु युग के सभी कवियों में ये बात आपको दिखाई देगी, कवियों में, गद्यकारों में। भारतेंदु युग के अंतर्गत एक जो बड़ी विशेषता है कि इस समय खड़ी बोली हिंदी गद्य का विकास होता है। एक ओर ब्रज भाषा में कविता लिखी जा रही थी, दूसरी ओर खड़ी बोली हिंदी गद्य को लेकर भी जो विवाद था उसको दूर करते हुए भारतेंदु ने चलती हुई खड़ी बोली हिंदी का एक बहुत सुंदर उदाहरण हमारे सामने रखा। और हिंदी उर्दू के विवाद में न तो उन्होंने संस्कृत निष्ठ हिंदी को अपनाया, न ही
उर्दू या अरबी फारसी से भरे हुए शब्दों से बनी हुई हिंदी को, बल्कि उन्होंने आम फहम भाषा को अपनाया। तो इस युग की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है कि इस युग में खड़ी बोली हिंदी गद्य का विकास होता है, और यही नहीं बल्कि गद्य के नवीन रूपों का विकास भी इसी काल में होता है। और ये नए रूप हैं जैसे पत्रकारिता, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना और निबंध। हिंदी में पहली बार इसकी विविध रूप हमारे सामने आते हैं। इस काल की अगली विशेषता है कि इस काल के कवियों ने, रचनाकारों ने बड़े ही सशक्त ढंग से अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। भारतेंदु युग का प्रत्येक लेखक किसी न किसी पत्र का संपादन कर रहा था। भारतेंदु जी स्वयं 2 पत्रिकाओं का संपादन करते थे, कविवचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन, और साथ ही साथ उन्होंने स्त्रियों के लिए बाला बोधिनी नाम की पत्रिका का भी संपादन किया था। और इस युग के प्रायः लेखक प्रचारक थे, सुधारक थे, पत्रकार थे, अर्थात पत्रकारिता ने उनके उस मिशन को पूरा करने में सहयोग दिया था। अगर हम देखें कि भारतेंदु युग की क्या विशेषता है, तो भारतेंदु युग के साहित्य को हम समस्त आधुनिक साहित्य के विशिष्टताओं की पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। इस काल में हर विधा का प्रारंभ हम पाते हैं। पहला उपन्यास श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु इसी समय प्रकाशित होता है। साथ ही साथ भारतेंदु ने नाटक लिखा। हिंदी का पहला नाटक गिरधर दास द्वारा लिखा गया नाटक नहुस भी इसी समय प्रकाशित होता है। और नाटकों का जो प्रदर्शन है, साहित्यिक नाटकों का प्रदर्शन भी भारतेंदु करते हैं। भारतेंदु ने काशी नाटक मंडली की स्थापना की, और न सिर्फ नाटक मंडली की स्थापना की बल्कि लिखते भी थे और उन नाटकों को स्वयं खेला भी करते थे। भारतेंदु की प्रेरणा से उनकी पीढ़ी के अनेक लेखकों ने रंगमंचीय नाटकों का निर्माण किया, और इन नाटकों के मुख्य विषय होते थे देश प्रेम, समाज सुधार, धर्म सुधार की भावनाएं आदि, और उपदेशात्मकता का तत्व इसमें प्रमुख था। आधुनिक आलोचना की शैली भी श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर से शुरू होती है, जो कि भारतेंदु युग के ही लेखक हैं। इस युग के साहित्य ने रीतिकाल जैसा श्रृंगार नहीं है, लेकिन श्रृंगार यहाँ भी है, क्योंकि इसने एक तरह से कहा जाए तो प्राचीनता का पल्ला भी पकड़ा रहा था और नवीनता के लिए द्वार भी खोला था। इसलिए भारतेंदु युग में जिन साहित्यिक प्रवृत्तियों का बीजवपन हुआ वो आगे चलकर द्विवेदी युग में पल्लवित और पुष्पित होते हैं। तो दूसरा चरण है इसका, द्वितीय चरण है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग मुख्यतः गद्य का युग है, या वस्तुतः गद्य का ही युग इसे हम कहते हैं, और धीरे धीरे गद्य की मात्रा बढ़ती जाती है साहित्य रचना में और पद्य की कम होती जाती है। द्विवेदी युग का जिनका नाम जिनके नाम पर है वो हैं श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने अपनी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से समस्त हिंदी साहित्य को एक लंबे समय तक एक सुदृढ़ दिशा दी, एक ऐसा आधार दिया जो आज तक हिंदी साहित्य को के पौधे के लिए या उसे वटवृक्ष बनाने में जिसने मदद की थी। उनकी सरस्वती पत्रिका अपने आप में एक संस्था थी। उन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली संबंधी विवाद को सदा के लिए समाप्त कर दिया, क्योंकि भारतेंदु युग में एक और कविता रची जा रही थी ब्रज भाषा में और गद्य लिखी जा रही थी खड़ी बोली हिंदी में। द्विवेदी जी ने स्पष्ट कहा कि किसी भी भाषा का साहित्य 2 भाषाओं में नहीं लिखा जाता है। तो खड़ी बोली को ही गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में प्रतिष्ठित करने का कार्य द्विवेदी जी ने किया। और इसके साथ ही उन्होंने इस भाषा का, जो कि अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं थी, उसको परिपक्व करने, उसे व्याकरण सम्मत बनाने, उसके परिष्कार और संस्कार का समस्त श्रेय द्विवेदी जी और उनके काल के लेखकों को जाता है। अर्थात हिंदी खड़ी बोली भाषा का संस्कार और परिष्कार भी द्विवेदी युग में होता है। साथ ही साथ इस युग में नई विधाएं जो कि पहले ही जन्म ले चुकी थी भारतेंदु युग में, वो प्रौढ़ होती हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में और भी ज़्यादा परिपक्व होती दिखती हैं। हम देखते हैं कि अधिक मात्रा में अनुवाद होते हैं, अधिक मात्रा में पत्रकारिता होती है, उपन्यास लिखे जाते हैं, नाटक लिखे जाते हैं।
तो भारतेंदु युग का साहित्य अपने आप में जिसे कहते जिस पृष्ठभूमि को तैयार कर चुका था उसे आगे बढ़ाने में द्विवेदी युग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही इस काल के साहित्य में राष्ट्रीयता का स्वर स्पष्ट सुनाई देता है। अब तक जो राजभक्ति का भी जो थोड़ा बहुत छौंक या थोड़ी बहुत पहचान थी उसमें, वह समाप्त होती है और विशुद्ध रूप से राष्ट्रीयता का स्वर हमें द्विवेदी युग में दिखाई देता है। इस युग की राष्ट्रीयता के बारे में कहते हैं कि सिद्धांत सिंह चौहान लिखते हैं कि आश्चर्य की बात तो यह है कि 19वीं शताब्दी में ही नहीं 20वीं शताब्दी के पहले 2 दशकों तक अर्थात छायावादी काव्यधारा के फूटने से पहले तक हिंदी के कवि महावीर शाह द्विवेदी हों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हों या गुप्त हों, वो राष्ट्रीयता का स्वर तो देते हैं लेकिन उस तरह से नहीं देते जिस तरह से बाद के लोगों ने दिया है। लेकिन राष्ट्रीयता का भाव इस काल के साहित्य में भी हमें दिखाई देता है और जनता के प्रति सहानुभूति का भाव दिखाई देता है। इस काल का साहित्य अगर हम देखें तो वो बौद्ध इतिवृत्तात्मक है, अर्थात भाषा में अभी तक वह लाक्षणिकता, वह कोमलता, वो व्यंजना नहीं आ पाई थी। तो जो रचनाएं लिखी जाती थी उनमें इतिवृत्तात्मकता अर्थात सपाटपन आपको सर्वत्र दिखाई देता है। नवजागरण के प्रभाव स्वरूप बौद्धिकता भी एक प्रमुख विशेषता रही है द्विवेदी युग की, और इस बौद्धिकता ने जन चेतना भी तैयार किया और विषयों के चयन में भी मदद की। तो इस काल के लेखकों का लक्ष्य ही मानते थे द्विवेदी जी कि समाज को सुधारने, जनता के लिए और हमारे देश और समाज की प्रगति के लिए लेखक को लिखना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से अगली विशिष्टता होती है कि समाज सुधार का मूल्य प्रत्येक रचना में हमें दिखाई देता है। द्विवेदी युग की एक और बड़ी विशिष्टता है कि उसने नारी अधिकारों की प्रतिष्ठा की या स्त्री को लेकर नई तरह की विचारधारा को सामने रखा। नारी के उचित समादर और समान अधिकारों की जो उस समय बहुत ज़रूरत थी की बात द्विवेदी जी करते हैं और रचनाओं में हम पाते हैं कि उन स्त्री पात्रों को सामने ले आया गया जो कि अभी तक उपेक्षित थे, जिनकी पीड़ा को अभी तक किसी ने समझा नहीं था, देखा नहीं था। जैसे उदाहरण स्वरूप साकेत की उर्मिला का चित्र अगर आप देखें या हरिऔध के प्रिय प्रवास में राधा को देखें या गुप्त जी की यशोधरा में यशोधरा को देखें, तो ये नई आधुनिक स्त्रियां हैं जो उस प्राचीन घेरे से बाहर निकलकर बिल्कुल आधुनिक प्रतीत होती हैं। तो स्त्रियों को एक नई दृष्टि से देखने और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से चित्रित करने का श्रेय जाता है महावीर शाह द्विवेदी के प्रभाव स्वरूप लिखी गई रचनाओं में, यानी द्विवेदी कालीन रचनाओं में। अगर हम इस युग की अगली विशेषता की बात करें तो इस काल के साहित्य पर हमें गांधीवाद का भी प्रभाव दिखाई देता है। गांधी जी के राजनीति में आगमन के साथ विविध क्षेत्रों में उनका प्रभाव छायावाद और उसके बाद तक भी हम देख पाते हैं। तो द्विवेदी युग की ये प्रमुख साहित्यिक विशेषताएं रही हैं। द्विवेदी युग के बाद हम पाते हैं तीसरा चरण है छायावाद का, और छायावाद जो है वह मुख्यतः कविता का आंदोलन है, अर्थात कविता के में छायावाद आता है। तो काव्यांदोलन छायावाद है, लेकिन उसी काल के अंतर्गत लिखा गया जो कथा साहित्य है उसमें प्रेमचंद उसे युग कहा जाता है। जो नाट्य साहित्य है उसमें जयशंकर प्रसाद का नाम प्रमुख है तो उसे प्रसाद युग कहा जाता है, और आलोचना और निबंध के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल के नाम पर उसे शुक्ल युग कहा जाता है। तो गद्य का एक समानांतर रूप चल रहा था और पद्य का दूसरा। तो छायावाद जो है वह उस काल में लिखी गई एक अन्य तरह की रचना का पूरा काल है, जिसमें हम देखते हैं कि व्यक्तिवाद है, भावात्मकता है, कलात्मकता है। इसमें कविता की भाषा जो है खड़ी बोली हिंदी बहुत ही सुंदर बन जाती है और उसमें एक लाक्षणिकता और जिस भाषा को द्विवेदी जी ने संस्कार दिए थे वो पूरी तरह से संस्कारित होकर छायावाद में आती है। इस काल की कविता की अनेक विशेषताएं हैं जिसमें प्रकृति चित्रण है, विश्व बंधुत्व का भाव है, और छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ माने जाते हैं प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी। वहीं गद्य साहित्य को अगर आप उठाकर देखेंगे तो छायावाद जहाँ कल्पना की बात करता है, वहीं गद्य साहित्य चाहे वो प्रेमचंद की कहानियाँ हों, चाहे प्रसाद के नाटक हों या शुक्ल जी के निबंध हों,
उनका स्वरूप जो है वह यथार्थवादी है। तो वहाँ पर आपको यथार्थ का स्वरूप ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये इसे हम तृतीय चरण को हम यौवन काल भी कह सकते हैं, क्योंकि इस समय कविता के क्षेत्र में छायावाद ने हिंदी कविता को बहुत ही सुंदर, परिमार्जित और विकसित किया। उसमें गोचर और अगोचर भाव बिल्कुल रोमांटिक रूप से आते हैं। देश की प्राचीन संस्कृति के साथ साथ हमारी वर्तमान जो विचारधारा है उसका समन्वय दिखता है। व्यक्तिवाद के साथ समष्टिवाद दिखाई देता है। तो कहा जा सकता है कि छायावाद का युग जो है, जिसमें गद्य का एक अलग नाम है, उसे स्वच्छंदतावाद भी कहा जाता है, इस युग में उसका स्वरूप बहुत विविधमुखी रहा है और लगातार जो प्रगति की ओर हमारा हिंदी साहित्य बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसमें सभी नामों को मैंने आपके समक्ष लिया, जिसमें इसके बाद जो काल आता है वह है छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल में कई इसकी धाराएं हैं, जैसे प्रगतिवाद है, फिर प्रयोगवाद है, उसके बाद के वाद को हम नई कविता और गद्य में नई कहानी कहते हैं। फिर समकालीन साहित्य कहिए या समकालीन कविता का युग आता है। तो चौथा जो युग है छायावादोत्तर युग, उस युग की में अनेक प्रकार की विशिष्टताएं हमें दिखाई देती हैं, जिसमें एक ओर मार्क्स के प्रभाव से, मार्क्सवादी चेतना के प्रभाव से प्रगतिवाद का आगमन होता है। इसके मूल में मार्क्सवादी दर्शन ही है। दूसरी ओर यथार्थवाद और समकालीन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कई तरह की विचारधारा आती है, जिसमें नकारात्मक मूल्य भी कुछ आते हैं, अकहानी अकविता का दौर भी आता है। साथ ही साथ कविताओं में व्यंग्य प्रधानता भी आती है, कई तरह के लेखक आते हैं। तो एक बहुत बड़ा काल है इस आधुनिक काल का, जो आज तक हम जिसको ले आ सकते हैं समकालीन कविता तक, जिसमें विविध प्रकार के प्रवृत्तियां बदलती हुई दिखाई देती हैं। प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद उतार सप्तक के साथ आता है, जिसमें अज्ञे, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, नेमी चंद्र जैन जैसे रचनाकारों का नाम लिया जा सकता है। तो कहने के लिए कह सकते हैं कि इस युग में लगातार भारतेंदु से लेकर आप समकालीन रचना जगत तक अगर देखें तो बहुत उतार चढ़ाव आए हैं और बहुत तरह के परिवर्तन देखे गए हैं। फिर भी अगर हम इस पूरे विविधमुखी काल की कुछ विशेषताओं को अगर देखना चाहें, कुछ प्रवृत्तियों को हम पॉइंट के हिसाब से देखना चाहें, तो वो निम्नांकित हैं। इस पर पहले भी बात हो चुकी है, मैं बहुत संक्षेप में उनकी चर्चा करते हुए इस काल की प्रवृत्तियों को आपके सामने रखूंगी। तो आधुनिक काल की जो प्रवृत्तियां हैं, पूरे आधुनिक काल को अगर हम 1850 से के बाद से लेकर आज तक की प्रवृत्तियों को देखें तो मोटे तौर पर कह सकते हैं कि आधुनिक काल एक ऐसा काल है जिसे रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल कहा, क्योंकि इस काल में गद्य का आविर्भाव होता है। आधुनिक काल की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इस काल में मुद्रण कला का विकास होता है। प्रिंटिंग प्रेस के आने के साथ साथ साहित्य का स्वरूप में आमूल चूर परिवर्तन होता है और साहित्य विशिष्ट जनों के हाथ से निकलकर जन सामान्य के हाथ तक पहुंच जाती है। और जब गद्य का विकास होता है तो उसके साथ साथ गद्य की नई विधाओं का विकास भी हम देखते हैं, जिसमें उपन्यास, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, पत्रकारिता में निबंध इत्यादि का बहुत विविध अनुशासनों का विकास होता है। और साहित्य के साथ साथ इसमें खड़ी बोली हिंदी में ज्ञान के अन्य अनुशासनों पर भी लेखन होता है, जैसे इतिहास है, भूगोल है, विज्ञान है। खड़ी बोली हिंदी में इस पर रचनाएं लिखी जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने जब फोर्ट विलियम कॉलेज में की स्थापना की और वहाँ पर भाषा की शिक्षा के लिए लोगों को रखा, तो खड़ी बोली हिंदी में विविध विषयों की किताबें लिखवाई गई, जिससे कि विविध विषयों का भी हिंदी गद्य के अंतर्गत समावेश हुआ और इससे इस भाषा का विकास ही होता है। अगली जो विशिष्टता है वो है कि इस काल के साहित्य में वैज्ञानिक चेतना प्रमुख है। विज्ञान के साथ, नवजागरण के साथ एक वैज्ञानिक चेतना का विकास पूरे आधुनिक कालीन साहित्य में हमें दिखता है और उस वैज्ञानिक चेतना ने तर्क को महत्व दिया, कारण कार्य संबंध को महत्व दिया,
साथ ही साथ मनुष्य के भीतर बिना तर्क के किसी बात को, बिना कारण के किसी बात को न मानने की एक प्रवृत्ति को जन्म दिया। हर स्थिति या विचारधारा के पीछे एक बौद्धिक चेतना काम कर रही थी। तो बौद्धिकता भी इस काल की एक बहुत बड़ी विशिष्टता के तौर पर हमारे सामने आती है। आधुनिक काल के साहित्य पर चूंकि हमारा संपर्क पश्चिम से हो चुका था, अंग्रेजी साहित्य से हो चुका था, तो अंग्रेजी साहित्य का व्यापक प्रभाव आधुनिक काल के साहित्य पर दिखाई देता है। इस काल का साहित्य जो है वो विषयों की दृष्टि से देखें तो बहुत बहुमुखी विषय इसमें आते हैं। रीतिकाल तक विषय सीमित थे, कुछ सीमित विषयों पर ही कविता रचनाएं लिखी जाती थी, लेकिन आधुनिक काल में न सिर्फ पाठकों की संख्या में विस्तार होता है बल्कि विषय वस्तु में भी विस्तार होता है और साधारण विषय, सामान्य चीज़ें अब साहित्य का विषय बनती हैं। आम आदमी के दुख सुख, रोजमर्रा की बातें भी साहित्य में स्थान पाने लगती हैं। प्रकृति चित्रण भी इस काल की प्रमुख विशेषता है। भारतेंदु युग तक तो प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में ही होता रहा, लेकिन उसके बाद द्विवेदी युग से हम देखते हैं, श्रीधर पाठक का नाम लिया जा सकता है कि श्रीधर पाठक से अगर देखें तो हम पाते हैं कि प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में चित्रण शुरू होता है और छायावाद तो प्रकृति चित्रण का अनुपम उदाहरण है। आगे चलकर नई कविता में भी, प्रयोगवादी कविता में भी प्रकृति को विविध रूप से हमारे समक्ष उपस्थित किया गया है। तो प्रकृति चित्रण का व्यापक अगर स्वरूप देखना है तो आधुनिक काल इसका सुंदर उदाहरण है। इस काल को अगर देखें तो अगली विशिष्टता हम कह सकते हैं कि इस काल में विविध वादों का प्राधान्य रहा। तरह तरह के वाद आए हैं, जिसमें मैंने पहले ही कहा छायावाद, प्रयोगवाद, हालावाद, हमने सबकी चर्चा यहाँ नहीं की है, स्वच्छंदतावाद, कई वादों को हम देखते हैं। मतलब एक आंदोलन की तरह विविध वादों का एक युग आता है, काल आता है। कुछ वाद स्थापित होते हैं, कुछ स्थापित नहीं होते हैं, जैसे हालावाद, दादावाद, ये वाद स्थापित नहीं हो पाए, नकेनवाद। लेकिन बहुत सारे वादों की चर्चा आधुनिक काल की प्रमुख विशेषता के तौर पे हमारे सामने आती है। इसके बाद इस काल को अगर देखें तो इसमें राजनीतिक चेतना बहुत है और देशभक्ति का भाव भी इस काल के साहित्य में हम देखते हैं। ये चाहे वो भारतेंदु युग हो, द्विवेदी युग हो, छायावाद हो, प्रयोगवाद हो, प्रगतिवाद हो, नई कविता तक हो, आधुनिक काल तक हम देखते हैं कि देशभक्ति और राजनीतिक चेतना का प्राधान्य कविता और रचनाओं में लगातार बढ़ा है। प्राचीनता के साथ नवीनता का समन्वय होता है। जनता का चित्रण भी हम इस काल के साहित्य में देखते हैं। तो इस प्रकार हम अगर निष्कर्षतः कहना चाहें तो कह सकते हैं कि आधुनिक काल का जो साहित्य है वह सर्वांगीण उन्नति का युग है। इस युग ने हिंदी की सीमाओं का विस्तार किया और साहित्य के सभी रूपों को हमारे सामने उपस्थित किया, या विविध रूप हमारे सामने साहित्य के आते हैं। आधुनिक जीवन की अनेक रूपता, विविधता का इसमें सम्यक प्रतिनिधित्व हुआ है। यह साहित्य उत्तरोत्तर विकासशील रहा है। भले ही इसमें कुछ काल के लिए कुछ उतार चढ़ाव जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन चिरस्थायी नहीं रहे हैं। राष्ट्र के और राजनीति के जो संक्रमणशील जीवन थे, उसमें कलाकार के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव और कलाकार के द्वारा प्रशस्त किए गए रास्ते को अगर देखना हो तो हम इस आधुनिक काल के साहित्य में देख सकते हैं, जहां अपने समय और समाज से प्रभावित होता हुआ साहित्यकार अपने समय और समाज की समीक्षा भी करता है और उसकी आलोचना करता है और उसे दिशा देने का प्रयास भी करता है। हिंदी के आज के साहित्यकार का भावी साहित्य जो है उसमें वैज्ञानिक चेतना का विकास है, उसमें जन चेतना के प्रति, जनता के प्रति चेतना आपको दिखाई देती है। यह एक जनोन्मुख साहित्य है। तो हिंदी के भावी अगर साहित्य की हम बात करें तो हम देखते हैं कि इसमें नए विधाओं का विकास हुआ है, नए प्रयोग हुए हैं, लेकिन सबके मूल में एक जन चेतना सर्वत्र दिखाई देती है। एक जनता से संवेदनात्मक लगाव हमें हमेशा दिखाई देता है। धन्यवाद।